बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। बरतानवी अखबार डेली मेल की खबर से मुल्क की सियासत में आने वाला भौचाल ताहाल बरकरार है और साथ ही मामले पर आज कप्तान हुकूमत ने भी बड़ा फैसला किया है। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी अदालत से रुजू करेगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब शरीफ खानदान की ट्रांजैक्शन की रसीदें भी मंजर आम पर ले आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि शहबाज शरीफ की एक एक टीटी का लंदन में सबूत देंगे। वो उन्होंने ये भी बताया कि 203 अफराद हैं जिन्होंने रकम भेजी। मंजूर पापड़ वाले का भी नाम लिया, बताया कि उन्होंने 200 मिलियन भेजे हैं। शहबाज शरीफ का जो किरदार है वो आसिफ जरदारी से मिलता है, शहजाद अकबर साहब का कहना है। उन्होंने कहा कि ओमनी केस में भी आसिफ जरदारी के अकाउंट में ऐसे ही पैसे भेजे गए थे और आने वाले दिनों में शरीफ खानदान के मजीद जाली मामला भी उन्होंने कहा है कि सामने लेके आएंगे। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की कंपनी में जलजला जदगान की इमदाद की रकम आई। 2011 में अली इमरान एंड कंपनी को पैसे भेजे गए। 20 मिलियन का ड्राफ्ट अली इमरान की कंपनी में गया। तमाम दस्तावेजात में वाज़ेह तौर पर एरा भी लिखा हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली का मामला भी काफी ज्यादा आजकल गर्दिश में है। अपोजिशन जमातों ने हासिल बिजिंजो को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें काफी तेज कर दी हैं, मगर खबर यह भी सामने आई है कि सेनेट का इजलास 120 दिन तक मौखर किया जा सकता है। यहां यह सवाल भी पैदा होता है कि नून लीग इस वक्त जिस मुश्किल में फंसी है तो क्या वो चाहेगी फिलहाल सेनेट इलेक्शन ना हो, ये मामला आगे ही बढ़ जाए। आज के प्रोग्राम में इन अहम इशूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं सीनियर एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपसे आगाज करते हैं गुफ्तगू का। हुकूमत और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ बरतानवी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। क्या दोनों जानिब से मामला आगे बढ़ेगा या फिर यह महज सियासी बयानबाजी? ख्याल में पीटीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बयानबाजी लगता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कर चुके हैं और जबकि उनको मालूम है कि एक गलत काम किया है। ये जो है नवीद इकराम, अगर आपको मालूम हो तो ये नैब में पहले भी ये प्ली बारगेन की हुई है, उसमें ये इन्होंने पैसे भी जमा कराए हैं और उसके बाद अब जो डिटेल्स आई हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि किस तरीके से पैसा बर्मिंघम जाता था, बर्मिंघम से ये पैसा किन किन अकाउंट्स में ये पाकिस्तान में रेमिटेंस होता था, शो ये करते थे, ये बिजनेस बहुत बड़ा कर रहे हैं। और अभी तो सारी टीटीज, उनके बिल्स, ये पैसे से प्रॉपर्टी कौन कौन सी खरीदी गई, मरी में कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, डीएचए लाहौर में कौन सी खरीदी और कहाँ कहाँ खरीदा गया, सारी एविडेंस मौजूद है। इसलिए और ये डायरेक्ट पैसा जाता रहा इस पे जो पैसा ये था, जो था ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड ब्रिटिश का उनका था। ज़कात का गरीब लोगों का पैसा आई थिंक इस्तेमाल करना इज़ अनकॉल्ड फॉर, दैट टू फॉल अप पब्लिक ऑफिस होल्डर। और सबको मालूम है कि ये पैसा कैसे आया, कैसे गया, मनी ट्रेल सारी मौजूद है। आई थिंक इनके लिए दिल ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और ये रियलाइज़ नहीं किया कि जब आप इस तरह का पैसे को आप खुद बुर्द करते हैं, जो गरीब लोगों के लिए, नादार लोगों के लिए, औरतों के लिए, उनको सेटल रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा आता है और आप इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। तो इस्लाम में कितनी सख्त वैसे भी पकड़ है कि ज़कात का पैसा और एक अरकान इस्लाम ही शामिल है जी, कि सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और इसी वजह से पकड़े भी गए हैं। और आप चाहे अली इमरान हो, सलमान हो या शहबाज हो, काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। और अब तो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने पूरी ट्रेल बताई कि कैसे पैसा कहाँ आता था, किस तरीके से 203 लोगों के पास गया है और शो ये होता था बिजनेस में आ रहा है, वापस आता था और फिर ये डिफरेंट जगह पर डिश आउट हो जाता था। तो ये इनके लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से आपने देखा, शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जी मुझे जब मर्जी ले जाएं, मैं एक एक सबूत दूंगा और अभी गोइंग टू ब्रिटिश यूके में इनको जाना चाहिए और ये पैसा रिकवर करना चाहिए और ये दोबारा फिर ईरा में पैसा आना चाहिए और वो वहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ ईरा में अपनी उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये किस तरीके से पैसा जो है गवर्नमेंट का पैसा एक पर्सनल अकाउंट में आता है और वहाँ से निकल जाता है। तो आई थिंक अभी आप देखेंगे ये काफ़ी मुश्किलात इस फैमिली के लिए होती जी जी। कर्नल असद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, डेरी पर कितना बड़ा धचका है फ्रंट फुट पर नून लीग खेल रही थी उस जमात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये कल से जब से ये खबर ब्रेकआउट हुई है डेली इस न्यूज़पेपर जो इंग्लैंड का है, तो इसके बाद तो आपको ऐसा लगता है कि एक तूफान
आता हुआ नज़र आता है आपको शहबाज शरीफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके दामाद के लिए, कि जी ये सब के सब किस तरीके से हो गया। फिर हुकूमत की साइड पर अगर आप जाके देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि हाँ, मेरा ख्याल है वो तह तक पहुँचे हुए हैं, उनके पास हर तरह के, आप सबूत की बात कर रहे हैं, रसीदों की बात कर रहे हैं, पैसे को किस तरीके से मनी लॉन्डर किया गया, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मूव करके आया, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है सामने एक लिहाज से आती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए ये एक बेइंतहा एक फ़िक्र की बात होनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली द यूके, आपकी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की आप बात करें, आप अमेरिका की बात करें, उससे भी हट के यूनाइटेड नेशन के जितने भी इदारे पूरी दुनिया के अंदर आते हैं, एंड इवन आप मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ चले जाएं, स्पेशली मिडल ईस्ट की तरफ, तो आपने देखा होगा कि जब कभी पाकिस्तान के अंदर कोई सैलाब, कोई कुदरती आफत, कोई अर्थक्वेक की बात करते हैं किसी तरह की भी, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, उन्होंने बिल्कुल हर तरह से सपोर्ट किया है। अब तो ये सारे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो आपको फंड दे रहे हैं सारे, इनको तो मैं समझता हूँ कि आईब्रोज तो उन्होंने खींच ली होंगी कि व्हाट एक्चुअली हैज़ बीन हैपनिंग विद देयर मनी, और टैक्स पेयर्स की जो पैसे थे वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तकसीम हुए। इट इज़ नॉट ओनली कि जी ये तो अब मेरा ख्याल है हिसाब किताब तो डेफिनेटली हुकूमत इस मूड में नज़र आती है कि वो इनसे करेगी, लेकिन वो जो एक पाकिस्तान का तशख्खुस जो पिछले पाकिस्तान के जो रूलर्स थे और उनका ख़ानदान था, चाहे आसिफ जरदारी की बात करें और इवन आप शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात करें, वो जो तशख्खुस ये सब के सब ने मिल के मजरू किया है, और वो जो आप कह सकते हैं जो आपका क्रेडिबिलिटी अदरवाइज भी बिल्कुल जिसको कहते हैं आप एक नैरो लाइन पे चल रहे थे, उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे। ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जैसे हम कहें जी हम डिस्कस कर रहे हैं और फॉर दैट मैटर आपका सर इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हुकूमत भी कह रही है हम बरतानवी अदालत में जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया है, ब्रिगेडियर साहब तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब शायद ना जाएं, सियासी बयान ही लगता है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए बिल्कुल, अगर तो इन्होंने किया, अगर मैं जैसे और फिर हुकूमत जो इतना स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर नजर आती है, शहजाद अकबर साहब जो हैं वो ऐसा नहीं कि वो कहें जी कि नहीं आप मुझे जिस अदालत में लेके जाना चाहते हैं, आप यूके लेके जाना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ, और ये आप तभी ऐसी बात का क्लेम करते हैं कि जब आपके पास फुल प्रूफ, बिल्कुल वो तो कह रहे हैं मेरे पास एक टीटी का हिसाब मौजूद है, बरतानवी अदालत में पेश करेंगे, हिसाब मौजूद है। अब दूसरी तरफ अगर आप जाके देखते हैं शहबाज शरीफ की बात करें, सर्टली बिल्कुल उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे वाकई आंखों के आगे में भी अंधेरा हो आ रहा हो, वाई इट इज सो। ये सारे ये जितने भी इससे पहले पाकिस्तान के जो रूलर्स थे, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को रूल किया, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये तो शायद खुदा न खास्ता अल्लाह को भी जवाब देने के पाबंद नहीं है, और उन्होंने जो कुछ भी लूट मार की पाकिस्तानी कौम के पैसों के साथ, फॉरेन फंडिंग अगर कोई या फॉरेन एड आती थी तो वो ऐसा लगता था कि नहीं बस ठीक है पैसे आ रहे हैं, खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो, अपनी पावर बेस को इन्हांस करो, अपना जो ओवरऑल जो बिजनेस का सिलसिला है उसको बढ़ाओ, पूरी दुनिया के अंदर आप प्रॉपर्टीज खरीद लो। अभी आप ही ने कहा जी कि डीएचए के अंदर भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई, कुछ और बिल्कुल, और स्टिल मामले को मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजे किया कि शहजाद अकबर साहब झूठ बोल रहे हैं, ये खबर डेली मेल में जो लगी वो शहजाद अकबर साहब का ही कारनामा है। क्या ऐसा मुमकिन है ब्रिगेडियर साहब? और बरतानवी अखबार की खबर से अब जो नून लीग की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इसे सियासी तौर पर इस चैलेंज से फिलहाल निपटने की पोजीशन में है नून लीग? देखें, ये तो खाकान अब्बासी से वैसे ही फजूल बात कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब क्यों करेंगे। वहाँ के डेली मेल के रिपोर्टर ने बात की है और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में भी इंटरव्यू लोगों से किया है। ही अप्रोच मरीम नवाज ने कोई लिफ्ट उनको नहीं कराई है, एंड ही स्टैंड्स स्टोरी। चाहे इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड के जो ऑर्गेनाइजर्स उन्होंने इसको कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, बट ही स्टिल ओन इट, ही सेज आई विल प्रूव इट। इसलिए और फिर उसके बाद जब शहजाद अकबर साहब के पास अपनी एविडेंस आ गई, जो कि एक एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, तो इस पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए, एंड वी हैव टू गो फॉर द गवर्नमेंट वर्जन। और इसके साथ इनकी मुश्किलात में नौ ज़्यादा इजाफा होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मैं तो खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये खबर लगवाई ही शहजाद अकबर साहब ने, क्या ये मुमकिन है? नहीं, खबर वो क्यों लगवाएंगे जब आपकी वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद हैं, वो लगा जाके लेकर आ रहे हैं। और अदरवाइज अगर ये खबर ना भी लगती तो देव ऑल द राइट, ऐसी यूनिट का काम है कि कोई ना कोई जो भी इरेगुलरिटी है वो जिस जगह पर है, पाकिस्तान में या बाहर, उसको वो रिकवर करेंगे। वो खुद भी इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। ये तो एक रिपोर्ट निकल आई है और अब उसके बाद और इजी काम हो गया। और फिर ये मेरे ख्याल में इससे लिटमस टेस्ट ये है कि ये शहबाज शरीफ खुद जाते हैं इनके खिलाफ, शहजाद अकबर साहब के खिलाफ, कि नहीं, जो कि आई एम श्योर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाएंगे
तो सारा जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा तो ये खुद और ज़्यादा फंस जाएंगे उसके अंदर। इसलिए ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कोई इसमें खुद इन्वॉल्वमेंट की है, बल्कि डेली टाइम की खबर निकली है और इसके बाद इसकी अब फॉलोअप हो रहा है और ये काफ़ी हद तक आगे जाएगा। आई थिंक इससे शरीफ फैमिली की और शहबाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और आप देखें कुछ अर्से के बाद इनके लिए हो सकता है कि इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी हो और ये फिर पकड़े जाएँ, उसके बाद एक और अकाउंटेबिलिटी के जो कोर्ट में ये केस चल पड़े। क्या आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कितना अरसा मुश्किल है मजीद शहबाज शरीफ साहब के लिए, और जैसा आपने कहा कि हो सकता है ये पकड़े भी जाएं, तो ऐसा कब तक पॉसिबल है? आई थिंक द 3 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जो आप अकाउंटेबिलिटी केस में, वैसे मैं आगे सेनेट की अदम एतमाद वाली तहरीक पे आऊंगा, उस तहरीक से पहले ये गिरफ्तार हो सकते हैं। आप क्या पेशन गोई? देखिए मैं आई पर्सनली फील के इसमें इसी में प्रॉब्लम्स होंगी इनके लिए, क्योंकि जिस स्पीड पे शहजाद अख्तर साहब ने बताया कि सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई है, एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन कि एक्शनेबल एविडेंस जो है इस पे इनके खिलाफ जो होता है, एक तो होती है कि एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चेयरमैन नैब इसको लेते हैं और इमीडिएट इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आती है तो इनके खिलाफ भी इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। ब्रेक की जानिब जाना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। इस मामले को शहजाद अकबर साहब ने ओमनी ग्रुप से भी जोड़ा है, और ओमनी ग्रुप का जिक्र हुआ तो आसिफ जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा अगर बैरून मुल्क से पैसे आते हैं या फंड आता है तो वो स्टेट बैंक के जरिए आता है, तो अगर स्टेट बैंक के जरिए पैसा आता है, ये उन्होंने जो बयान दिया है वो गैर रस्मी गुफ्तगू है या फिर नून लीग के लिए फेस सेविंग बयान है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। शहजाद अकबर साहब ने जो मामला सामने आया है डेली मेल की खबर वाला, इस मामले को ओमनी ग्रुप से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ओमनी केस में आसिफ जरदारी के अकाउंट में भी ऐसे ही पैसे भेजे गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या कोई ममासलत आपको नजर आ रही है दोनों मामलात में? जी बिल्कुल नज़र आती है, और इसी तरीके से जो पैसा आता है बाहर से, वो यही शो किया जाता है कि बाहर से कोई बिजनेस का पैसा आ रहा है। इसमें भी अगर आपने देखा हो तो आफ्ताब अहमद ने यही शो किया है कि बाहर से उन्होंने डिफरेंट लोगों के नाम से पैसे भेजे हैं, और शो ये किया है कि फॉरेन बिजनेस रेमिटेंस है जो डिफरेंट अकाउंट्स पे आ रही है और यहाँ से आके वो अकाउंट्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो ऑडिट किया जाता है उसमें भी उनको पता नहीं चल सका। और इसी तरीके से अगर ओमनी ग्रुप को देखें तो कितने बेनामी अकाउंट से जिनमें पैसा आया, उसके बाद इस्तेमाल हुआ। और सेकेंड जो बात करें स्टेट बैंक की, देखें स्टेट बैंक में अगर पैसा बाहर से आता है और वो प्रॉपर डिफरेंट लोगों के नाम पर आता है और ये होता है कि बिजनेस रेमिटेंस आ रही हैं, तो उस पर स्टेट बैंक ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अगर STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो होती हैं उसके ऊपर इमीडिएटली रेड अलर्ट आता है और बताया जाता है कि ये पैसा अलार्मिंग तौर पर इतना ज़्यादा कैसे आया जबकि इसकी बिज़नेस की वो कैपेसिटी नहीं है, फिर वो STR जो है सस्पिशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वो नैब को रिपोर्ट होती है और नैब उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करता है, और फिर बाद में एक्यूज को बुला के पूछा जाता है कि आप जस्टिफाई करेंगे ये पैसा कहाँ से है, चाहे विद इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान रेमिटेंस आ रही हो लेकिन अलार्मिंग तौर पर आ रही हो। तो ये क्योंकि मैं नैब में रहा हूँ, आई बीन डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स, तो इस कॉन्टेस्ट में ये होता है। और इसके ऊपर भी स्टेट बैंक को और ज़्यादा रेड अलर्ट्स करने चाहिए कि बाहर से भी जो पैसा आ रहा है, लोगों ने इसको लीगलाइज करने के लिए, वाइट मनी डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ से ये पैसा बर्मिंघम जाता था, बर्मिंघम से ये पैसा पाकिस्तान में आता था, और शो ये होता था कि ये फॉरेन रेमिटेंस आ रही है और फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से छुपे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये पहले भी पकड़े गए थे नवीद अकरम साहब, और अब आफ्ताब मेमन ने सारे का सारा क्लियर उससे बात ही हो गई। कर्नल साहब, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स ब्रिगेडियर साहब ने बता दिए, चूंकि वो DG नैब सिंध भी रह चुके हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई में कोई ममासलत है? ओमनी ग्रुप वाले तरीक़ाकार ही अपनाया गया है इस मामले में? और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से तो कहा गया कि ये खबर जो डेली मेल में लगी वो शहजाद अकबर साहब ने लगवाई, वो ये दावा भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि हम हतक इज्जत का केस भी करेंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ भी, अगर सबूत हैं तो पेश करें, हमारा दामन बिल्कुल साफ है। जवाद, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को ना बहुत सारे पाकिस्तानी बशमूल मेरे ये समझते थे कि ये दोनों का नजरिया अलग-अलग है और ये दोनों अलग पार्टी हैं। मेरा ख्याल है अब सबका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक ही पार्टी है, नून और पीपल्स पार्टी,
और उनका एक ही मतमा नजर आ। अच्छा, कतर कलामी की माजरत सर, एक और बड़ा उन्होंने अहम नुक्ता उठाया था खाकान अब्बासी साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी 10 करोड़ के जो 10 मिलियन की जो रकम है उसका दावा किया था कि मुझे रिश्वत की ऑफर की गई है इनडायरेक्टली, मगर वो भी मामला कहाँ गया? ये बात तो उनकी काफी हद तक की जा सकती है, रेलेवेंट है। मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था, तो अब हुआ ये हल्के हल्के लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये दोनों पार्टीज की जो लीडरशिप है उनका मतमा नजर एक था, चाहे किसी भी सूरत में देखा जाए कि जी मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, पैसा कमाना है। वही मैंने आपसे कहा कि पावर बेस को बढ़ाना है। अच्छा, एक और चीज भी बड़ी जरूरी है, इस पिछले 10 सालों के अंदर क्या आपने सही मानों में SECP को, स्टेट बैंक को, FBR को काम करते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल हमने नहीं देखा। एंड इवन आप ये भी कह सकते हैं कि बिफोर नैब चेयरमैन अभी जो हैं जस्टिस जावेद जो हैं, उनसे पहले तो आप नैब को ऐसे देखते थे कि जैसे ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सबसर्विएंट के तौर पे आप नैब को काम करते हुए देखा। बिल्कुल किसी तरह का कोई हरकत, कोई कुछ नजर नहीं आता था, जैसे कि अब चीजें एक लिहाज से सामने नजर आने लगी हैं सबको। एक तो ये हो गया। दूसरा, ममासलत की आपने बात की, सर्टली मनी लॉन्ड्रिंग तो इसी तरीके से होगी। आप देखिए इसका हब ऑफ एक्टिविटीज कौन सा था। अब मैं एक और तरफ भी आपको लेके जाऊंगा, वो लगता है ऐसे था कि इंग्लैंड या लंदन की बात करें, बर्मिंघम की बात करें, यानी आप ये देखिए FATF के अंदर पाकिस्तान को ये लेकर आए कि जी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से होती है, और हेड ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज यानी पूरी दुनिया के मुलजिम कह लें, मुजरिम कह लें, वो इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए, वहां उनको पनाह दी जाती है, वहां पे वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वहां पे देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। और FATF के अंदर ये इंग्लैंड मौजूद है कि जिसने ये सारे का सारा सिलसिला जो है अमेरिका के साथ मिलकर उठाया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मेरा ख्याल है हमें इन चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि ये तमाम लोग, ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, दे आर दी वन कि जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के भी मुजरमों को ये पनाह देते रहे, पाकिस्तान के पैसे को वहां पार्क करते रहे, और ये इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस। इट वाज नॉट ओनली द पीपल हियर इन पाकिस्तान। इसका मतलब है कि वहां की जो एजेंसीज कह लें, बैंक्स कह लें, यस दे वर इक्वली पार्ट ऑफ इट। ये भी हमें जरूर कहना चाहिए। दूसरी चीज, मुमासलत की बात करते हैं, सर्टली जैसे आपको ओमनी नजर आई काम करते हुए, उसी तरीके से आप इनका सिलसिला सारे का सारा देखते हैं। और डेफिनेटली जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक बैंक दूसरा बैंक तीसरा बैंक, वो इतना सारा कुछ करते हैं, फिर कुछ अकाउंट से क्लोज करते जाते हैं। दैट इज हो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। और तरीका वारदात तो एक ही नजर आता था कि जी यहाँ से पैसे उधर चले गए, इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ नामों से भेजे, जिस तरीके से हारिस नवाज ने आपसे बात की है। और फिर बिल्कुल एब्सोल्युटली सिमिलैरिटी, तो वही तो मैंने आपसे कहा सिमिलैरिटी क्यों नहीं नजर आएगी, बिकॉज इनका माइंड सेट ही एक है, क्रिमिनलिटी एक तरह की है, जुर्म एक तरह का है। और यही था कि जी पाकिस्तानी अवाम को किसी सूरत में पाकिस्तान के एसेट्स को और पाकिस्तान के सरमाए को उन्होंने लूटना था अपने आप को। और इमेजिन करें, यानी इनके पास किस चीज की कमी थी, और इमेजिन करें इन्होंने पाकिस्तान के जो मासूम अवाम है उनको किस तरीके से धोखा दिया कि हमने उनको कहा जी कि हम आपको वोट देते हैं, आप हमारे वोट के अमीन हैं, कम ओवर, टेक ओवर द कंट्री, रन इट एंड रन इट फॉर अस एंड सी। ये इन्होंने सारे का सारा किया क्या, और किस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने हकीकत में पूरे पाकिस्तान के साथ हाथ किया। इट इज नॉट ओनली, मैं एक प्रोविंस की बात करूं, पूरे पाकिस्तान के साथ दोनों पार्टीज ने, मैं समझता हूं कि इतना बुरा किया जिसका कभी हम इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे और कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैं ये समझता हूं कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। हमने 10 महीने 11 महीने ऑपोजिशन का मौक़िफ़ तो सर बड़ा डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं चलता फिरता पाकिस्तान था, उसको ब्रेक लगा दिया है। ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों का ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अब एक चीज जवाद, अगर इसकी बात आप करते हैं, कौन से चलता फिरता पाकिस्तान था, यही पार्टी थी। अब पीपल्स पार्टी से शुरू करें 2008 से 34 अरब डॉलर के कर्जे को 10 सालों के अंदर ये 97 बिलियन US डॉलर के कर्जे के ऊपर एक लिहाज से लेके चले गए। चाइना से उन्होंने, आप ये समझे कि 60 अरब डॉलर की अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और उसके अंदर 36-37 अरब डॉलर जो पावर सेक्टर के अंदर आया, तो उन्होंने किस में लगा दिया, कोयले के अंदर लगा दिया। वो कोयले के पावर प्लांट जो कि एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर बंद होने जा रहे हैं 2025-26 के अंदर, और इन्होंने अपने मुल्क के अंदर भी आके एक लिहाज से इंस्टॉल कर दिए। ये तो सबके सोचने की बात है कि इन्होंने किस तरीके से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की जेबों को और पाकिस्तान के खजाने को एक लिहाज से लूटा है। ठीक है, आपका पॉइंट आया। ब्रिगेडियर साहब, मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब ने आज ये भी कहा है कि मंजूर पापड़ वाले ने 200 मिलियन भेजे। आने वाले दिनों में नून लीग के मजीद जाली मामला भी सामने लेकर आएंगे। वो हुकूमत की पॉलिसी को अगर बज़ाहिर देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो अपोजिशन को संभलने नहीं देना चाहती है।
कामयाब भी है इसमें? देखें, बेसिकली आपने ये देखा होगा कि ये गवर्नमेंट आई है करप्शन एलिमिनेट करने के लिए, मैनिफेस्टो में इनके शामिल था। पहले ही होता था कि एक पार्टी आती थी, दूसरी पार्टी को लुक आफ्टर करती थी, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते थे। अब ये लग इनको ये रह जी कि जैसे हमारे खिलाफ हुकूमत ने महाज खड़ा कर लिए, जबकि वो करप्शन के लिए अक्रॉस द बोर्ड वो पकड़े हैं कि किसने पैसा लूटा, किसने पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा और ये पैसा कैसे वापस आएगा। इशू ये है कि गवर्नमेंट हैज़ टू गो 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के हिसाब से। नंबर 1, आप करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ आपने डोमेस्टिक लेवल पर अपने अवाम को रिलीफ कैसे देनी है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, उनका कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है, सो दैट उनको अपोजिशन एक्सप्लॉइट ना करे, आपने वो भी एक स्ट्रेटजी बनानी है। नंबर 3, जो आपके मुल्क में करप्शन हो रही है और जो 2000 अरब रुपया आपका जो है मुल्क में करप्शन की नज़र होता है, आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है। 1000 अरब तो आपका FBR में चला जाता है, 500 अरब आपका स्टेट कॉरपोरेशन को चलाने में लगता है, 500 अरब आपका ब्यूरोक्रेटिक और ये मिनिस्ट्रियल कमीशन में जाता है। आपने ये चीज़ें साइमल्टेनियसली चलानी है ताकि अपोजिशन को ये करना मिले जी महंगाई भी बढ़ गई, अवाम भी खुश नहीं है, आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये जो लेबल है इसको ख़त्म करने की जरूरत है। इसके लिए यू नीड टू द बेस्ट ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद आपको चाहिए अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें और कम्युनिकेशन आवाम से करें। आपकी कम्युनिकेशन गैप है, आप बताएं कि 1 साल और आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको क्या रिलीफ दे सकेंगे। साबिक वजीर खजाना साहब ने 2 साल का इंदिया दिया है। बिल्कुल, देखें 2 साल देते हैं, आई पर्सन थी कि 1 साल के अंदर आपको बहुत हद तक विजिबल चेंजेस नजर आने चाहिए ताकि लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो। आप समझते हैं अगर हुकूमत खुलकर ये बात कर दे तो आवाम इतना टाइम इन्हें दे देंगे? साथ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी होनी चाहिए ना। आप अगर आपने देखें रिलीफ लोगों के कम किए, सब्सिडी कम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ अगर आप FBR के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, करप्शन बंद कर रहे हैं, 2000 अरब में से आपको 500-600-700 अरब रुपए आप बचा भी रहे हैं, वो लोगों पर खर्च करना शुरू कर दें ताकि लोगों को कहीं तो कुछ दें। आप अगर आप ये दबाते जाएंगे कल साहब, आप जरा ये बड़ा अहम मामला चूंकि अवामी बात कर दिया तो इस पर आपका भी मैं पॉइंट लेना चाहूंगा। ये अवाम को रिलीफ देने वाला जो मामला है वो क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना शुरू करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज आपसे बताऊं, मेरा ख्याल है इसके अंदर हुकूमत के अंदर जो है ना वो दे लैक इन कैपेसिटी डिलीवरिंग के अंदर। मैं आपसे ये कहूंगा, बिल्कुल, चाहे आप चॉइस ऑफ टीम की बात करें, सिलेक्शन ऑफ टीम की बात करें, उनसे अगर आप ये फील करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ओवरऑल जो सारा कल्चर प्रिवेल करता है पाकिस्तान के अंदर, वो उनके साथ तावन करते हुए नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अवाम को बड़ा बेहतर रिलीफ दिए जाने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज इस वक्त तो आप बाहर निकलें, इवन सो मच तो सोशल मीडिया पे लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी वो जो दुकानदार है वो बुरा भला कहता है PTI को और 1000 की चीज़ जो है वो 1500 में बेचता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर भी एक कल्चर प्रिवेल कर रहा है और वो क्या करता है कि जी आपने किसी सूरत के अंदर भी टैक्स को इवेट करना है। अब ये देखें ना, जो आपने ताजरों की हड़ताल देखी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस ताजरों की हड़ताल के अंदर हुआ क्या? वो अपने आप को डॉक्यूमेंटेड तो किसी सूरत में करना ही नहीं चाहते, वो किसी सूरत में अपने कारोबार का हुजम हुकूमत के सामने नहीं लेकर आना चाहते। और आगे भी देखिए, इससे पहले आप देखें GST जो है, पहले तो एट सोर्स कटता है, फिर डुअल तरीके से जब आप खरीदारी करते हैं तो तब 17% आपका कट जाता है। अब यहाँ पर ये एक नेक्सस बना हुआ है, जो FBR के वो जो करप्ट लोग हैं और फिर प्लस ये जो ताजर हैं, ये मिलके वो पैसा जो हम आप जमा कराते हैं 17% GST हुकूमत को देने के लिए, ये भी पैसा बड़ा कम जाता है हुकूमती खजाने के अंदर और आम लोगों को। ठीक है, हुकूमत इक़दाम कर रही है। इन शॉर्ट आप ये क्या आगे बढ़ेंगे, हम एक ब्रेक की जानिब जाना होगा क्योंकि एक और हमारे पास टॉपिक है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से। दावे तो दोनों जानिब से ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। क्या सादिक संजरानी सीट पर कायम रहेंगे या उनकी छुट्टी हो जाएगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर देखें, अपोजिशन जमातें काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, वो हासिल एजेंडों को कामयाब कराने की कोशिशें भी कर रही हैं। आइन की रौ से हुकूमत ऐवान बाला का इजलास
कब तक मौखर कर सकती है? एक आवाज़ आ रही है कि 120 दिन के लिए इजलास मुलतवी हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? क्या आप वाकई में देख रहे हैं 120 दिन के लिए इजलास मुलतवी होने जा रहा है? देखें, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये इसका रूल क्या है, बट अगर है तो देयर इज़ नो हार्म कि इसको मौखर इसलिए कर दें कि आपके पहले एक मुल्क में एक बिजंजो साहब ने ये कहा है कि वो 3 साबिक चेयरमैन सेनेट से उन्होंने मुलाकात की है। ऐसा कोई रूल है नहीं 120 दिन के लिए इजलास मुलतवी होने। देखें, ये तो रूल अगर है तो इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, आपके आइन में होगा, तो ये तो हवा में कोई बात नहीं कर सकता। अगर है तो तभी मौखर होगा, वरना नहीं होगा। सेकंड, मैं तो चेयरमैन सेनेट के नॉमिनेशन अपोजिशन ने की, इस पर मुझे एतराज़ है। हासिल बदंजो साहब का जो एक व्यू पॉइंट है वो हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान के बारे में, आपकी आर्मी के बारे में क्या है, कैसे ये अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दी हैं, और इवन अफ़गान रिफ्यूजीज़ के बारे में जिस तरीके से वहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, साथ महमूद अचकज़ई। तो इस हिसाब से वो चेयरमैन सेनेट होना चाहिए जो एक पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं। ही शुड बी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, और उनकी सोच पाकिस्तानी होनी चाहिए, उनका हर अमल पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। इस लिहाज से एक तो ये बात है, अपोजिशन बलोचिस्तान से ही लेती, लेकिन देवर और बहरहाल सर, ये तो उनका माजी का हिस्सा था। बयानात तो ये सब माजी में रहे ना। अब उसके बाद में वो कौमी धारे में कहाँ कौमी धारे में, वो हमेशा ऐसी बात करते हैं। महमूद अचकज़ई क्या क्या असेंबली में आके बात करते रहे हैं। तो चेयरमैन सेनेट एक बहुत ही अपर हाउस है, और ये बहुत एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है। आपके जब प्रेसिडेंट जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी लगते हैं। तो ये तो एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन एनी केस आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट इट। सेकंड ये कि फिर उसके बाद अभी अगर देखें तो अपोजिशन के पास डेफिनेटली मेजॉरिटी है, इस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे मैनिपुलेट करती है। सीक्रेट बैलेटिंग है, हो सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है या नहीं बनता, गवर्नमेंट ने कितना कुछ सेनेटर्स को हो सकता है कन्विंस गवर्नमेंट तो दावे कर रही है जीत के, चाहे वो फैसल जावेद साहब हो, शेख रशीद साहब हो, ये करीबी लोग हैं खान साहब के, ये दावे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे इलेक्शन। देखें, जीत इस तरह जाएंगे ना कि अगर वो लोगों को ये कन्विंस करते हैं कि इस वक्त तो है सर, आप क्या समझते हैं उनके पास कुछ? देखें, होना चाहिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास बहुत टूल्स होते हैं, और वो भी सिर्फ कि अगर ये भी आप उनको कन्विंस कर लें कुछ सेनेटर्स को कि गवर्नमेंट के बहुत टूल्स होते हैं। कर्नल साहब, समझते हैं इतने टूल्स हैं कि वो बचा लें सादिक संजानी साहब को, या उनकी छुट्टी हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये आती है कि अगर हम सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ज़रा पॉलिटिक्स का चलन तो आप देख लेना कि हासिल बदंजो जो नेशनल पार्टी के हैं, उनको किसने नॉमिनेट किया? कोई मुतहदा अपोजिशन ने नहीं किया। बेसिकली ही इज़ द मैन फ्राम नवाज शरीफ। वेयर इज़ नवाज शरीफ? एज मुजरिम वो जेल के अंदर बंद है। ही इज़ द वन हु इज़, आप कह सकते हैं इसी को वो डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं। नो, ही इज़ द वन, नवाज शरीफ, कि उन्होंने अपने भाई को कहा जी कि नहीं, आप पीएसी के चेयरमैन के तौर के ऊपर काम नहीं करेंगे। सो नतीजा क्या निकला कि ये पीएसी जो कमेटी है, ये तो फाइनली एक लिहाज से अबंडन होगी। वाई? बिकॉज अभी तक तो उसका एक लिहाज से इजलास ही आपको होता नजर नहीं आता। तो ज़रा थोड़ा सा चले जाएं पीपल्स पार्टी की तरफ। आप कह सकते हैं जी कि चेयरमैन कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पार्टी कौन चला रहा है? आसिफ अली जरदारी। वेयर इज ही? फाइन, अगेन बिहाइंड द बार, सर्टली मुल्ज़िम के तौर पे। तो ये तो ओवरऑल आपको पार्टी सिस्टम नजर आता है। ज़रा ओके, क्योंकि हम बात करें ज़रा पीटीआई की भी। पीटीआई की चेयरमैनशिप किसके पास है? इमरान खान के पास, हुई थी प्रीमियर। बट प्रैक्टिकली आप ये समझते हैं कि ओहदा उनको रखना चाहिए? नहीं रख सकते। सो पार्टी को कौन चला रहा है? नॉट उमर चीमा, नॉट आप कह सकते हैं अरशद दार। कौन चला रहा है? लगता है ऐसे जैसे जहांगीर खान से नहीं चला रहे हैं। तो ओवरऑल जब जिस तरह की सियासत आपको नजर आती, इसी तरह की आप कह सकते हैं कि फैसले नजर आते हैं, और जब फैसले होंगे पॉलिटिक्स इस तरह। आपने जहांगीर खान तरीन साहब का नाम ले दिया है, वो ऐसी तोड़ जोड़ में बड़े माहिर हैं जी। तो आप समझ रहे हैं, जैसा अभी जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने, को फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या इस तरह का कोई मामला सामने आ रहा है? देखिए, दो बातें मैं आपसे कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हासिल बदंजो, जिस तरह बेट साहब ने भी बात की है, कोई इतना क्लियर कट शख्सियत नहीं है, बिल्कुल मतनाज़े हैं। और उसके ऊपर तो जो इनकी अपनी इत्तेहादी पार्टियां अपोजिशन की, इवन उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात एक लिहाज से हैं। और आज की मैं बात आपसे बताऊं, इस्लामाबाद के अंदर ये नून लीग के जो सेनेटर थे उनका इजलास हुआ, मतलब 30 से ज़्यादा ने आना था, 19 मौजूद थे, वो 11 की 11 किधर थे? ये सारी चीज़ें इंडिकेटर्स है ना। यू मे बी नोइंग के तो जो हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि 12 लोग नहीं आएंगे, 12 अरकान हमारा साथ देंगे, तो ये आप तस्दीक करेंगे इस बात की? आपके पास इस तरह की खबर है?
मतलब देखिए, सिचुएशन इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह की ही नजर आती है। और लोगों ने पहले तो कहते थे ना कि खामोश खामोश, अब तो शायद उन्होंने ओपनली कहना शुरू किया है कि अगर ये तहरीक लेकर भी आते हैं तो उसके बावजूद भी शायद ये कामयाब नहीं हो सके। फिर एक चीज़ बताएं, पिछले जिस तरीके से सादिक संजरानी को एक्चुअली हमने मेरा ख्याल है सेनेट को चलाते हुए देखा, बड़ा मेच्योरिटी के साथ, बड़ा तहम्मुल के साथ और बुर्दबारी के साथ। और अच्छा, एक और चीज़ बताएं, अगर सादिक संजरानी आप हटा दें और बलूचिस्तान से किसी और को ले कर आते हैं, हासिल पैसेंजर को, और फॉर दैट मैटर एनीबडी एल्स फ्रॉम बलूचिस्तान, तो क्या वो बलूचिस्तान के अंदर को बहुत ही बड़ा फर्क लेकर आने में कामयाब हो जाएगा? नथिंग ऑफ दैट काइंड। वो उसी तरीके से एक लिहाज से आप चल रही है, उसी तरह के बलूचिस्तान के लोग हैं, उसी तरह के उनके हालात हैं, किसी तरह की कोई बेहतरी तो आपको एक लिहाज से नजर आती नहीं है। ठीक है सर, वक्त कम है, मैं एक और बड़ा अहम सवाल है, मैं चाह रहा हूँ वो भी हो जाए, पहले आप इसका जवाब दे दें। दावे तो बहुत अपोजिशन ने भी किए हैं, हाथ पांव भी मारे, हुकूमत ने भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मामला को सामने लेकर आई है, हुकूमत को यकीन भी है कि अपोजिशन को शिकस्त होगी। तो बज़ाहिर देखें तो नंबर गेम अपोजिशन के पास है, उसे बरतरी हासिल है, कोई जादू वगैरह होगा जैसा कि गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने इमरान इस्माइल साहब और सिंध से मुतालिक कहा था? शायद आपको याद हो, बयान दिया था फवाद चौधरी साहब ने कि इमरान इस्माइल साहब को जादू आता है। ऐसा ही है जी, ऐसा कुछ जादू होता देख रहे हैं ये मैं तो इतना कहूँगा कि जादू तो चले ठीक है, बड़ी पुरानी बातें हैं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर किसी तरह का कोई, आप कहें कि कोई हाई मॉरल वैल्यूज़, हाई मॉरल ग्राउंड का कोई ताल्लुक किसी तरीके से आता है, नथिंग ऑफ दैट काइंड। और आप ये देखें कि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इवन अपोजिशन के अंदर आपको एक लिहाज से बड़ी तफरीक आपको नज़र आएगी। इवन मैं आपको कहूँ कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है, जैसे वो जज की वीडियो आ गई, बाकी सारा कुछ है, आसिफ जरदारी के अभी मुकदमे एक लिहाज से चल रहे हैं, तो इवन एट टाइम्स पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि जी हमें तो नून लीग ने एक लिहाज से इस्तेमाल करके यहाँ तक लाके फिर अब छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर तो जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, कुछ जादू होने जा रहा है? जैसा बयान दिया था फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता दिनों, कुछ ऐसा जादू इस अदम एतमाद की तहरीक में? देखें, बेसिकली कोशिश उनकी पूरी है, सिर्फ इसको चेंज करने का मकसद एक ही है। अगर वो कामयाब होते हैं, दे वांट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट के जी नाउ वी पड़ सेनेटर। हालांकि सेनेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट अपोजिशन को नेशनल इश्यूज़ के ऊपर दे हैव टू बी ऑलवेज टुगेदर, उसमें पार्टी इंटरेस्ट सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जैसे मोहसिन दावड़ है, अली वज़ीर है, मंजूर पश्तीन है, इनको लेकर चलना, इनको कॉन्फ्रेंस बुलाना, ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। नेशनल इशू, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर सबको यकमुश्त इकट्ठे होकर एक आवाज़ होना चाहिए। या जहाँ पार्टी इंटरेस्ट होता है आप ज़रूर क्रिटिसाइज करें, ये कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन ठीक है, कोशिश होगी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल रिटायर हसन महमूद साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, चेयरमैन सेनेट की जो तब्दीली है होगी या नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन नून लीग इस वक्त मुश्किल में ज़रूर है, चाहे वो डेली मेल की खबर वाला मामला हो या अपने सेनेट के जो मेंबरान हैं उनको संभालने वाला मामला हो। यकीनन ये चाहेगी कि ये मामला 120 दिन का कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाए तो बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।